सरकार ने इस चीज को जबरदस्ती करके थोपना चाहती है। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए जो भारत देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, उन्होंने स्पष्ट तरीके से जिन शब्दों का यूज किया है, वो मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा शब्द बोलना मेरे हिसाब से तो कहीं से भी उचित नहीं था। आपको पार्लियामेंट में नियम बनाने का संवैधानिक चीजों को आपको पूरा अधिकार है, पर उसकी समीक्षा जो होती है, जिस चीज की भी नॉलेज लेनी है, यानी जुडिशरी रिव्यूज, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, हाई कोर्ट ही करेगी। इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, अर्थात विधानसभा लेवल में पास होता है, तो स्टेट करेगी। पर यदि आप सेंट्रल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी। ये आर्टिकल्स को पढ़ना है तो आर्टिकल 141, और आज यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी एक्नॉलेज लेना है तो आर्टिकल्स 143 को उठा के पढ़ ले। आप चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, ध्यान रखना है। खासकर नेचुरल जस्टिस बरकरार है कि नहीं बरकरार है, और भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीजें दी गई फंडामेंटल राइट्स में, वो राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नहीं 2000 मोदी जी ले आ दे बिल, या कोई भी व्यक्ति ले आ दे बिल, उसमें संविधान में वो नहीं कर सकता है। अर्थात चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है और अपने धार्मिक कार्य कर सकता है। सवाल यह है कि आर्टिकल 26 भी कहता है कि धार्मिक प्रबंधन भी आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। धार्मिक मैनेजमेंट का मतलब वैसे ही समझने की जरूरत है, जो हम धार्मिक कार्य अपना कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट, जैसे हमारा गुरुद्वारा हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो हिंदू मंदिर हो गया, तो आप मुस्लिम हैं, तो मान लीजिए जहाँ भी आप जाते होंगे मस्जिद वगैरह में, तो ये सब के लिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। प्रबंधन का काम है, मैनेजमेंट है। ये दूसरा इशू इसी के साथ कोर्ट ने यह भी बोला, हम लोगों की ये दलीलें थी कि जो इनका 22 सदस्यीय टीम है, उसमें जो एक हेड पर्सन है जो इसको रेगुलराइज करेगा, वैसे जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो जो रेगुलराइज करेगा, यदि ये फुल मेजोरिटी में सारे, यानी 22 सदस्यीय टीम है, 22 के 22 सदस्य भी उसको जाकर के उसको डिसॉल्व करते हैं, यानी उसको हटाने की कोशिश करते, तो नहीं कर सकते। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन सुनवाई हुई। उसके बाद जो है उस पर स्टे मिल गया, और उसके बाद से लगातार जो है वक्फ को लेकर सवाल उठते जा रहे हैं कि क्या ये कितना सही है, इसमें कितना संविधान का उल्लंघन हुआ है। और ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी अब जो कुछ लोग उसको सवालों के घेरे में ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सही काम कर रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू, आपका बहुत। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से वक्फ पे इतना जो है बातचीत हुई, और संसद में किस प्रकार से सभी लोगों ने देखा कि 12-12 घंटे चर्चा चली, और सरकार ने भी यही दलील दी कि बहुत जो है इस पर काम किया गया है, बहुत लंबा वक्त लगा है, तो स्टे न दिया जाए और इस तरह की चीज़ें। लेकिन सरकार ने फिर जब जवाब मांगा तो सरकार ने खुद ही जो है पीछे हट गई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, आपने बहुत सारे शब्दों को एक साथ में इंक्लूड कर लिया है, और आपके साथ में बोलना चाहता हूँ कि आपने बोला कि बहुत मेहनत किया। मेहनत क्या किया है आप बताओ? जो संवैधानिक वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली पिटीशन में भी बोला, बहुत सारे मीडिया चैनलों में भी बोला कि इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो रही है, विच इज़ द आर्गूमेंट गिवन बाय द बाई कोर्ट। कोर्ट खुद भी इस चीज़ को मान रही है कि 8th सेंचुरी से जिस चीज़ की शुरुआत हो रही है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत निकलती है, तो फिर तुगलक वंश आता है भारत देश में, तुगलक के बाद आप देखेंगे तो मुगल काल आता है, मुगल के बाद ब्रिटिश काल आता है, और ब्रिटिश काल के बाद भारत सरकार आती है। आपको खुद सबको पता है, ये इतना बड़ा इतिहास है, तो उसको आपने ये नहीं बताया कि आपने इतना बड़ा काम किया है इतने सालों तक। मतलब लगभग मैं 8th सेंचुरी से लेके बात शुरू करूं तो आपको खुद सोचना चाहिए कितने साल हो गए। 14 साल 1400 हो गए, पूरे ईयर्स कंप्लीट हो गए। 1400 कंप्लीट होने में वो टाइम ज़्यादा नहीं लगा, और आपने बोला कि 2-4 घंटे, 10 घंटे, 2-4 दिन, मान लीजिए 15 दिन, महीना कर लिया मेहनत, तो बहुत बड़ी मेहनत हो गई। पहला पॉइंट। दूसरा, कोर्ट यही कहना चाहती है कि जो आप बार बार रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, पर आज कंटिन्यूसली आज से आपको बोलने की जरूरत है कि फ्यूचर में जो भी वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आपने ये कैसे बोल दिया कि पुराने वाले कागजात लेके आओ, पुराने के पुराने वाले लेके आओ? ब्रिटिश काल के पहले भारत देश पेपर की स्थापना होती है, पेपर स्टैब्लिश्ड होता है,
प्रिंटिंग पहली बार जब भारत देश में आती है, आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इसी के साथ में जो तुगलक वंश था, या उसके पहले मैं चला गया दिल्ली सल्तनत थी, खिलजी वंश था, और उसके पहले चले जाइए तो भारत देश में जितने भी वंश आए तो कहाँ इन सारी चीज़ों की लिखने की शुरुआत थी। इवन पॉइंट नंबर ये 2 है। तो ये जब सब चीज़ों को आपको पूरे इतिहास के बारे में पता है, और पॉइंट नंबर 3, भारत देश के प्रधानमंत्री के पास खुद की डिग्री अपनी अभी एक्यूरेट डेटास पर नहीं है, फिजिकल वो अपना कलेक्ट करके रखते नहीं है। साथ में यदि कोई आरटीआई और हाई कोर्ट से कोई मांगना चाहता है तो उसके ऊपर इम्पोज कास्ट भी कर दी जाती है, और वो डॉक्यूमेंट से मतलब भारत सरकार के पास भी अवेलेबल नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मानना चाहते हैं कि जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग कितनी पीढ़ियां पीछे चली गई, उसके बाद से भारत के 4-5 विभिन्न अंगों में बंटवारा भी हो गया। भारत में पहले आपने देखा है कि 1947 से पहले भारत के 4 राज्यों का अलग बंटवारा हुआ। पहला अफगानिस्तान बना, फिर उसके बाद म्यांमार, आपको पता है, बर्मा बना। उसके पहले थोड़ा सा और मैं चला जाऊँ 1400 सेंचुरी में, तो आपको पता है नेपाल भारत देश का पार्ट था, वो हटा। इसके बाद आपने देखा कि भारत श्रीलंका, छोटे छोटे बहुत सारे भारत देश के अभिन्न अंगों में कितने बंटवारा हो गए। अब आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए। तो ये जो कहीं ना कहीं पर ये फैक्ट है, वो फैक्ट पूरी तरीके से गलत है। सरकार ने इस चीज़ को ज़बरदस्ती करके थोपना चाहती है, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए जो भारत देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने स्पष्ट तरीके से जिन शब्दों का यूज किया है, वो मुझे लगता है कि एक संवैधानिक पद में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा शब्द बोलना मेरे हिसाब से तो कहीं से भी उचित नहीं था। आपको पार्लियामेंट में नियम बनाने का, संवैधानिक चीज़ों पर आपको पूरा अधिकार है, पर उसकी समीक्षा जो होती है, जिस चीज़ की भी नॉलेज लेनी है, यानी जुडिशरी रिव्यूज, वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, हाई कोर्ट ही करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, अर्थात विधानसभा लेवल में पास होता है, तो स्टेट करेगी। पर यदि आप सेंट्रल पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगी। ये आर्टिकल्स को पढ़ना है तो आर्टिकल 141, और आज यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी एक्नॉलेज लेना है तो आर्टिकल्स 143 को उठा के पढ़ लें, अपने आप सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आर्टिकल 143 में तो स्पष्ट लिखा गया है कि कानून की जो वैधानिकता है उसकी जांच और समीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करेंगी। ये पावर डिवाइड है। पार्लियामेंट का क्या काम है, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 भारत देश के जो अभिन्न अंग हैं, तीनों का आपस में काम का बंटवारा करके दिया गया है। कार्यपालिका का काम है कि सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ में जो विधायिका जिस चीज़ों को बनाए, नियम को लाए, उसका वो लागू करवाए, इम्प्लीमेंटेशन करे, ये उसका काम है। नियम बनाने का काम पार्लियामेंट का है। विधानसभा लेवल पर है तो विधायक के लेवल पर विधानसभा में पास होगा। पर यदि ये इसके कितना चीज़ों का वायलेशन हो रहा है, किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, ध्यान रखना है। खासकर नेचुरल जस्टिस बरकरार है कि नहीं बरकरार है, और भारत के जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें दी गई फंडामेंटल राइट्स में, वो राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 नहीं 2000 मोदी जी ले आदे बिल, या कोई भी व्यक्ति ले आदे बिल, उसमें संविधान में वो नहीं कर सकता है। और आज जिस पावर में बैठ करके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बात कही है, मुझे नहीं लगता है कि वो सुपर संसद की तरह काम कर रही है न्यायपालिका। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है। देखिए, आपको नॉलेज नहीं है। मैं आपसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बोलना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आपको कानून का, और आप, मुझे लगता है कि आपने लॉ भी किया है सुप्रीम कोर्ट में, आप बहुत दिन तो लॉयर भी थे। अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आप कुछ भी करते हैं, क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए कुछ करते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। पर यदि आप सही तरीके से कानून के ज्ञाता हैं तो आपको यह पता है सारी चीज़ें, और आप जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा के फेवर में बात कर रहे हैं, और यह भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल करके देश को मोबिलाइज कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना कि आप कानूनी पद में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, और यदि वो कोई भी बात करेगा तो ऑर्डर होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, जजमेंट होगा। वो यह भी आवश्यक है जानना कि अब राष्ट्रपति की बातों से मुझे लगने लगा था कल से, और आज किसी बड़े न्यूज़ चैनलों के कई पत्रकारों ने भी इस चीज़ में बोला है, हम उनको रिलाय भी करते हैं, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है जो मैं बोल रहा हूँ, कि अब भारत देश में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगने लगा है कि भारत में अब न्यायपालिका की कोई ज़रूरत है नहीं, वही प्रधानमंत्री ही जस्टिस हैं, प्रधानमंत्री ही लॉ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री ही जो बना दे वही कानून है, और उसकी न तो कोई समीक्षा होनी चाहिए, न तो उसकी कानूनी एग्जामिनेशन होना चाहिए, और न ही
और यही कारण रहा कि जब यह वक्फ बोर्ड का एक्ट आया है, नियम कानून के साथ में जब बनाया गया, तो जो भारत देश के आर्टिकल्स में स्पष्ट तरीके से लिखा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी समीक्षा करवाई जाती है, उसे एक्नॉलेज लिया जाता है, उसका अप्रूवल होता है। वो सारी चीज़ों का मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर सारी चीज़ों की चेकिंग की गई है। इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उससे बार बार भागने की कोशिश कर रहे थे, एक ही चीज़ में घुमा घुमा के, और उसी चीज़ में बार बार आते थे, और कोर्ट वही सारी चीज़ें बार बार क्वेश्चन पर क्वेश्चन दाग रही थी। इसीलिए उनका पूरा जितना अमला था और भी बहुत सारे लोग जो उनके साथ में थे, वो सब के सब कोई जवाब पे नहीं थे। नरेंद्र जी, एक सवाल चाहेंगे। कल तो आप कोर्ट रूम में थे, तो ये स्टे जो है परसों भी मिल सकता था, लेकिन तुषार मेहता ने कहा और कि हमें 1 दिन का समय चाहिए, उसके बाद 7 दिन का समय लिया गया। इसके मायने क्या हैं, ये जो हुआ, और कोर्ट ने क्या कहा है, जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने क्या कहा, और आगे क्या हो सकता है इसमें फिर? देखिए, अभी जो परसों हुआ था मामले की सुनवाई, उसमें सिर्फ ये थी कि कुछ पिटीशंस को जो उस दिन लिस्टेड थी उनको लिया गया था। उस दिन 73 पिटीशन सारी डायरी नंबर के साथ में लिस्ट थी, जिसमें कोर्ट ने यह बोला कि हम सारी पिटीशन को तो सुन नहीं सकते। ऑलमोस्ट सबकी पिटीशंस का प्रेयर एक ही है, आप सबको पता है। उसमें किसी का सेक्शन ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, पर कोर्ट ने यह बोला कि हम एग्जामिनेशन करने के बाद यह पाते हैं कि जो गैर संवैधानिक है, जो मूल स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करते हैं, खासकर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को लेकर के है, जहां पर यह स्पष्ट किया गया आर्टिकल 25 में कि धार्मिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को बहुत स्पष्ट तरीके से दी गई है। अर्थात चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है और अपने धार्मिक कार्य कर सकता है। सवाल यह है कि आर्टिकल 26 भी कहता है कि धार्मिक प्रबंधन भी आपका मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। धार्मिक मैनेजमेंट का मतलब वैसे ही समझने की जरूरत है, जो हम धार्मिक कार्य अपना कर रहे हैं उसका मैनेजमेंट, जैसे हमारा गुरुद्वारा हो गया, धार्मिक स्थान हो गया, तो मैं ब्राह्मण हूँ, तो हिंदू मंदिर हो गया, तो आप मुस्लिम हैं, तो मान लीजिए जहाँ भी आप जाते होंगे मस्जिद वगैरह में, तो ये सबके लिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। प्रबंधन का काम है, मैनेजमेंट है। ये दोनों को लेकर के कंप्लीट वायलेशन था, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि आर्टिकल 19 में जो चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स में स्पष्ट तरीके से बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को, आर्टिकल 19 में खासकर 1E स्पष्ट तरीके से कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जो एक्सप्रेशन करने की पावर है उसको अब कोई भी व्यक्ति है, मुस्लिम है मान लीजिए, अब अपने मस्जिद जाना चाहता है, कोई मज़ार जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है, तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता को आपने यह बता करके कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश किया कि यह प्रॉपर ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड के जो इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, अब गवर्नमेंट ने उसको बदल दिया है, अर्थात अब वहाँ पर आप नहीं जा सकते हो। अब नहीं जा सकते हो तो फिर इसका अब ये कैसे निर्धारित हो कि हम क्यों नहीं जा सकते? इसी को लेकर के कोर्ट ने बोला कि जिनके पास ब्रिटिश काल के पहले की भी हैं, बहुत सारे वक्फ किए गए हैं। वक्फ का मतलब ध्यान रखना है कि धार्मिक, जैसे हम हिंदुओं में कहते हैं कि हमने ज़मीन को दान दे दिया, फला ट्रस्ट वाले को दे दिया, फला किसी को दे दिया, वैसे ही समझने की ज़रूरत। अब उसके साथ उनकी ज़मीनें कैसे ली जाए, उसको लेकर के आपने 10-5 क्लॉज बना दिया। बहुत बड़ा एक्ट है, मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो अब उसमें आपने एक तो सबसे पहला जो मेन मिस्टेक थी, जिसको कोर्ट भी लेके अड़ी, मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ, सबकी पिटीशन में भी था, जिस दिन से हो रहा है उस दिन से मैंने आपसे बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था, जिस बिल को आपने लेके आए हैं उसमें 2 तरह की कमेटी बनाई जाती है। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा विस्तारित कर दूंगा, ज़्यादा हो जाएगा, इस ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट जैसे होती है। ध्यान रखना, 1913 में भारत देश में एक एक्ट आता है जिसका नाम था लिमिटेशन एक्ट। फिर उसके बाद 1923 में एक एक्ट आ जाता है, पर इसी चीज़ को रिपील्ड का मतलब खात्मा लगाते हुए 1954 में एक एक्ट आता है, जहाँ पर 2 बोर्ड बना दिए जाते हैं। एक स्टेट बोर्ड हो जाता है, एक सेंट्रल बोर्ड हो जाता है। सेंट्रल को हम काउंसिल कह देते हैं और स्टेट वाले को हम बोर्ड कह देते हैं। अर्थात एक राज्य सरकार उसको रेगुलराइज करेगी और एक केंद्र सरकार रेगुलराइज करेगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि ओवरलैप थे, यानी राज्य को कंट्रोल करने वाला जो काउंसिल था वो सेंट्रल काउंसिल करता था। ये चीज़ में आपस में काफ़ी इनका विवाद था। 1995 में एक एक्ट फिर से आ गया, जिसको लेकर के अभी तक सारी चीज़ें रेगुलराइज हुई। ध्यान रखना, 1995 में इन दोनों को बटनवारा कर दिया गया। इनके किसके जो आपसी इनका पावर्स था, पावर एक दूसरे से कोलैप्स न करे। राज्य वाला राज्य के स्तर पर काम करेगा, केंद्र वाला केंद्र के स्तर पर काम करेगा। अब इसके साथ क्या होता है कि 1995 में जैसे ही एक्ट आता है, इसके बाद 2013 में इसमें कुछ चीज़ों को संशोधित कर दिया गया और उसके साथ में ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ा दी गई। सवाल यह नहीं फंसा यहाँ पर, सवाल सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर फंसा वो ये फंसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब 22 सदस्यीय कमेटी
जिसको केंद्र सरकार मतलब जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें 10 मुस्लिम को आपने दिया है, 12 आपने नॉन मुस्लिम को दिया है, जिसका खुद का जिसके कस्टम को लेकर के ये पूरा चीज़ें बनाई गई है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें लाई गई है, जिसकी हिस्ट्री ही 8th सेंचुरी से स्टार्ट है, उसको लेकर के आपने माइनर क्यों किया है? अर्थात वो कोई भी आर्गूमेंट करेगा, कोई भी बात को अपना लाता है टेबल पर, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एक तरफा हो जाएंगी। पहले से ही 12 नॉन मुस्लिम है तो पहले से प्री डिसाइडेड है कि वो जो भी एक्ट मतलब कोई भी वक्त के लिए कोई भी नियम कानून रेगुलराइजेशन टैक्सेस कुछ भी स्लैब्स लाते हैं तो अपने आप ही वो माइनॉरिटी में रहेंगे तो उनका पास नहीं होगा। पहला इशूज़ ये था। दूसरा इशूज़ इसी के साथ कोर्ट ने यह भी बोला, हम लोगों की ये दलीलें थी कि जो इनका 22 सदस्यीय टीम है उसमें जो एक हेड पर्सन है जो इसको रेगुलराइज करेगा, वैसे जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो जो रेगुलराइज करेगा, यदि ये फुल मेजोरिटी में सारे यानी 22 सदस्यीय टीम है, 22 के 22 सदस्य भी उसको जा कर के उसको डिसॉल्व करते हैं यानी उसको हटाने की कोशिश करते नहीं कर सकते। उसको कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। फिर इसका मतलब क्या हो गया? यानी उसके पास सारे पावर हैं और उसको हटाने का पावर उन सारे काउंसिल्स मेंबर्स को नहीं है, तो फिर हटाएगा कौन? केंद्र सरकार। पॉइंट नंबर 2 था इसका। पॉइंट नंबर 3 इसी का, ये सारी चीज़ों के साथ में यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा हो रहा है कि सारे के सारे मनोनीत होंगे, अर्थात सरकार के ही सारे नुमाइंदे हो सकते हैं, सरकार ने हो सकता है कि सारे लोगों को अपने तरीके से लेके आए हो। ये तीनों चीज़ों का जवाब को लेकर के सेंट्रल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोलने की शुरू किया है, तुषार मेहता के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई भी जवाब नहीं। उन्होंने अपनी दुनिया भर की बातें घुमाते रहे। कोर्ट ने बोला नहीं, मैं माइनॉरिटीज़ को हाशिए पर नहीं कर सकता, माइनॉरिटी वैसे भी दलित है। और जब उन्होंने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला, वो मेरे दिल में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जब मैं कुर्सी में बैठता हूँ तो मेरे लिए ये पार्ट हो या ये पार्ट हो, चाहे ये हिंदू हो अर्थात पिटिशनर साइड, नॉन पिटिशनर रिस्पोंडेंट साइड, सब हमारे लिए एक होते हैं। और ये भी बोला कि मैं ओपन बोल रहा हूँ मीडिया के सामने। ये उनके वर्ड स्टेटमेंट थे। साथ में यह भी सवाल था कि ये जब सारी चीज़ों को सुन लिया तो सारे लोगों को, हम लोगों को कहीं ना कहीं पर जो सारी पिटिशंस को सिर्फ लड़ रहे थे, आशा जो भी हो सकता था रिजल्ट ये तो भगवान जाने, क्योंकि जस्टिस के ऊपर हम लोग भी डिपेंड होते हैं। पर ये जब ऐसे शब्द आने लगे तो हम लोग आपस में सारे काउंसिल्स बैठे थे तो ये ज़रूर मन में करने लगे कि अब चीज़ें थोड़ा लग रहा है कि कोर्ट अच्छी से समझ रही है हमारी बातों को। साथ में नेक्स्ट पॉइंट इसी का, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ की है, इन्होंने बहुत सारे वक्फ को लेकर के सारी चीज़ों के बारे में बोला। वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने ऐसा दांव पेच घुमा दिया कि तो वक्फ प्रॉपर्टी जो होगी वह कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो वक्फ नहीं हो सकती है। दूसरा उन्होंने बोला कि वक्फ को लेकर के ये यदि कोई भी व्यक्ति वक्फ में कर रहा है प्रॉपर्टीज और वह वक्फ से संबंधित कोई भी थर्ड पार्टी अपना इंटरेस्ट जगा देता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारे दादा ने दिया था, हमारे परदादा ने दिया था, या कुछ भी सो एंड सो एप्लीकेशन दे देता है, तो वह डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर। और कलेक्टर के पास पूरा पावर था वहां पर कि वह सारी पूरी की पूरी जमीन को किसका? गवर्नमेंट का कर दे। साथ में प्रश्न ये उठता है कि जब कलेक्टर ही खुद सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में वो काम करता है, कलेक्टर की यूपीएससी लगती है एग्जामिनेशन आईएएस की, पर वो यूपीएससी किसकी बॉडी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, पर उसका जो जॉब होता है वो स्टेट गवर्नमेंट में नॉर्मली रहता है, ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में भी होता है पर कम के लेवल पर रहता है। अब वहां पर जब सारी चीजें कलेक्टर ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें कहीं न कहीं जाकर कलेक्टर एक तरफा निर्णय करता है। यही का आपने बहुत सारे उदाहरण देखा होगा कि कलेक्टर बहुत सारा जजमेंट पास करता है तो उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट झाड़ भी लगाती है कि आपने किस आधार पर कर दिया है। आप बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो आप मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो, देखेंगे कलेक्टरों को कैसे कॉस्ट लगाई जा रही, ऐसे ही केसेस होती हैं। यहां पर भी मामला नहीं खत्म हुआ। अब देखिए वक्त से लेकर के जो टैक्सेस का स्लैब था, मान लीजिए आपकी दुकानें हैं, आपको कुछ 2 रुपए की इनकम हो रही थी, उस स्लैब्स को इन्होंने क्या कर दिया कि इन्फिनिट टाइम, अनंत कितना भी हो सकता है, टैक्सेस का स्लैब फ्री होल्ड कर दिया। अर्थात कितना भी आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये कौन सा नियम है? यदि मैं जीएसटी पेड करता हूं तो 18% लिखा है कि सेंट्रल इतना लेगा, स्टेट इतना लेगा, लिखा हुआ है। यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप और हम कोई भी व्यक्ति हो और टैक्सेस को फिल करते हैं तो उसमें भी लिखा है कितने % आपका टैक्सेस जाएगा।
ठीक, ये सारी चीजें जब सब जगह पर कहीं ना कहीं पर लिमिट डिफाइन है, तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर लिमिट नहीं डिफाइन किया, इसका क्या कारण है? यही कारण कि वक्त के ऊपर कितना गुना टैक्सेस लगा दिया जाएगा और वो बेचारे गरीब लोग नहीं दे पाएंगे और मनमाना तरीके से उन जमीनों को हड़प लिया जाएगा, इसीलिए किया गया। और क्या कारण है आप बताइए। तो जिस तरह से ये फैसला आया है अभी, तो इसको संविधान की जीत अब बता रहे हैं जो लोग याचिका करते हैं कि किस प्रकार से इसमें संविधान की जीत है, और आगे 7 दिन बाद में इसमें सरकार जवाब देगी, तो फिर आगे इस पर तो बहस लंबी चलनी है, तो क्या ये स्टे भी लंबा चलेगा, ऐसा कुछ है? मैं आपके माध्यम से अभी 3 चीज़ों का बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अभी 3 चीज़ों पर स्टे है, 2 चीज़ों पर स्टे फर्दर फ्यूचर होगा। पहले बता दे रहा हूँ, पहला जिसमें यह बोला गया है कि 5 साल से कम मुस्लिम इस्लामिक प्रैक्टिशनर होना चाहिए। ठीक, मैं मान लीजिए ब्राह्मण का लड़का हूँ, ब्राह्मी हूँ, आप भी हो सकता है किसी कॉस्ट से बिलोंग करते हैं, ये मान लीजिए सिंह साहब हैं या कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, क्या वह बोर्न हुआ इस कास्ट में, वह पर्याप्त नहीं है बताने के लिए इस भारत देश में? ये किस तरह का न्याय है? पहली बात। दूसरी बात, क्या उसमें कोई क्राइटेरिया दी गई है? ये बिल है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, नथिंग बिल, कुछ भी नहीं है कि 5 साल प्रैक्टिस किस तरह से करे व्यक्ति, बड़े बाल वाला कि बड़े झूठे वाला, कि क्या सूफी संत बन करके, कि दिन भर रजिस्टर ले करके, कि दिन भर नमाज लेट करके अदा करेगा, खड़ा होकर करेगा, कि एक पैर में करेगा, क्या करेगा? इस पर भी स्टे आएगा, ध्यान रखना, मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ। दूसरा, नेक्स्ट इसी के साथ में जो टैक्सेस का स्लैब है जो इन्फिनिट टाइम तक वक्त पर लगाया गया है, ध्यान रखना है, उस पर भी आएगा। इन 2 चीज़ों पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, पर अभी जिन जिन चीज़ों पर मतलब हुआ है स्टे ऑर्डर्स, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। 3 चीज़ों को लेकर के मैंने आपसे बोला है। पहली चीज़ है कि कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कर दिया कि 9 जो सी है सेक्शंस, उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो जिसमें एक्साइज करने के लिए सारी चीज़ों को लेकर के है, तो उसमें कहीं न कहीं पर वो टैक्सेस का स्लैब जो होगा वो ख़त्म करने के लिए है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। पहला। दूसरा, यानी एक लिमिट के साथ में आप आएंगे। कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि इसमें सारे के सारे मुस्लिम होंगे, यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं है आप बिना मुस्लिम को जो है तो जिसका वो है बोर्ड, उस बोर्ड में आप जो है तो हिंदुओं को ले आ देंगे। क्या हिंदुओं, उदाहरण भी पेश किया कि आप बहुत सारे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी ट्रस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर नॉन मुस्लिम को कोई नहीं लेता है, यदि गुरुद्वारा कमेटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें स्पष्ट तरीके से बोला गया है। तो उदाहरण के तौर पर क्या हिंदुओं वाले में मुस्लिमों को थोड़ी रखा गया है? ऐसे जिसका जो है उसके उस कस्टम के हिसाब से चलने देना चाहिए। इस पे कोर्ट ने कंफर्म तरीके से स्टे कर दिया है फर्दर के लिए। दूसरा, इसके साथ में नेक्स्ट फीचर, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया इन्हीं चीज़ों को साथ में कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, उस वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर आप जो रजिस्ट्रेशन पहले का है, चाहे मॉस्की हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मतलब और भी बहुत सारे चीज टॉम्स हों, उन पर आप कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाहे वो ब्रिटिश काल के हों या उसके पहले के हों। उनके कागजात को लेकर के रजिस्ट्रेशन, नॉन रजिस्ट्रेशन, उस पर स्पष्ट तरीके से लिखा है। वो प्रोवाइजो एक वर्ड होता है, उसको लेकर के कई बार बात की गई है, तो उसको मैं विस्तारित से, साथ ही साथ में यह भी बोला है कि वक्फ बाई यूज़र ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत व्यापक शब्द है, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की है कई बार। वक्फ बाई यूज़र का मतलब यह है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ करेगा वह उसके इनहेरिटेंट यानी आगे उसके वंशानुगत लोग, पहले वाले आगे वाले, उसको पर्याप्त तरीके से यूज करे, यानी वक्फ बाई यूज़र है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसमें लोगों को थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज, यानी 3 चीज़ों पर अभी स्टे ऑर्डर है। 7 दिन के अंदर में हमारे सॉलिसिटर टाइम आ गया है। कल परसों भी ये मैटर हुआ था, पर परसों जब उनके ऊपर काफ़ी सारी झटके लगने लगे कोर्ट के, उनके पास पर्याप्त जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने कल तक का टाइम लिया था। कल जैसे ही कोर्ट बैठती वैसे उन्होंने अपना एफिडेविट देना शुरू कर दिया, तो आगे किसी पिटिशनर की आवाज़ जो है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं हुई, कोर्ट में खुद ही उन्होंने एडमिट कर लिया और 7 दिन का टाइम मांग लिया। पर इन चीज़ों पर उन्होंने अपना एफिडेविट के तौर पर वो बोला कि हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए, हम इन चीज़ों पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ये अभी तत्कालिक स्थिति है। अभी जो 5 तारीख को सुनवाई होने वाली है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, उसमें भी इसके फर्दर इन फ्यूचर जब तक ये मैटर चलता रहेगा तब तक इस पे क्रमशः धीरे धीरे करके स्टे ऑर्डर्स बने रहेंगे जब तक कि फाइनल ऑर्डर्स नहीं हो जाता। फाइनल ऑर्डर्स के हम वॉइस होकर तो नहीं बोलना चाहते, फाइनल ऑर्डर में जिन चीज़ों को लेकर के अनियमितताएं हैं उनको कोर्ट रिमांड बैक करेगा कि आप इसमें सुधार करिए। सुधार की हर जगह चांसेस होते हैं, इसीलिए तो आपने देखा होगा अमेंडमेंट आते हैं बिलों में, समय के साथ उनकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है तो और चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, तो सब में होता है, वो होना भी चाहिए। ये हमारे भारत देश के संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा है कि हमारा
भारत देश का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये है भी, होना भी चाहिए, उसको हम मना भी नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ों के साथ में अब आपको नेक्स्ट फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी, अब उसको लेकर के साथ में 7 दिन के अंदर उनको एफिडेविट फाइल करना है कि ये बिल क्यों लाया गया है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर हम आप लोगों से बहुत सारी चीज़ों पर, विभिन्न टॉपिकों पर, विभिन्न पहलुओं पर फिर से बात करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।